आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में बात करेंगे हम लोग ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में। यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहे हैं हमारे वनडे एग्जाम्स में, तो उन सभी एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे आज पहली कक्षा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मांड होता क्या है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर बना है। बहुत सारी गैलेक्सियाँ, असंख्य गैलेक्सियों से मिलकर जो चीज़ तैयार हुई है वो ब्रह्मांड है। असंख्य गैलेक्सियों का मतलब है लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ। कितनी? 1000 अरब जो गैलेक्सियाँ हैं, ठीक है, इससे मिलकर जो चीज़ तैयार हुई है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब 1000 अरब गैलेक्सियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो जो 1000 अरब गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग कितने तारे हैं? हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1000 अरब गैलेक्सियां हैं, लगभग इन 1000 गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। आकाशगंगा कह लें, या कुछ जगह मंदाकिनी लिखा होता है, या कुछ जगह दुग्ध मेखला लिखा होता है। दुग्ध मेखला, या कुछ जगह लिखा होता है मिल्की वे। क्या लिखा होता है? मिल्की वे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कम से कम 1000 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी आकृति की बात करें तो इसकी जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर वहां लिखा होता है स्पाइरल। तो आपको बता दूं, स्पाइरल का मतलब है, इस तरह से समझ लीजिए कि जितनी गैलेक्सियां हैं, ये गैलेक्सियां हैं, तो ये जो गैलेक्सियां हैं वो गैलेक्सियां कोई गोलाकार है, कोई चपटी है, कोई त्रिकोणीय है। ऐसे ही हमारी जो आकाशगंगा है वो देखने में उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल है। और यहाँ पर जो 100 अरब तारे हैं, इन तारों में इस आकाशगंगा को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो तारा कौन सा है? वो तारा है सूर्य। ठीक है, वो तारा कौन सा है? सूर्य। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बात की कि जो 1000 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसको मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, जिसका आकार सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल होता है। ठीक है, और ये जो 100 अरब तारे हर गैलेक्सी में होते हैं, तो हमारी गैलेक्सी में जो तारा है सूर्य, ये क्या कर रहा है? ये आकाशगंगा के केंद्र में है, और केंद्र में होने के कारण ये क्या कर रहा है? ये हमारे आकाशगंगा को ऊर्जा अर्थात प्रकाश प्राप्त कराने का कार्य करता है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य के बारे में अगर हम लोग जानकारी रखें तो आपको बता दूं मैं कि जो सूर्य है, आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का मतलब है सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। तो बता दूं मैं आपको कि ऊर्जा स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन घटना है। क्या चीज है? नाभिकीय संलयन घटना। तो जो नाभिकीय संलयन घटना है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया होती रहती है, और नाभिकीय संलयन क्रिया होने से सूर्य में ऊर्जा बनती रहती है। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन का मतलब है कि हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें, और जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उसी ऊर्जा से ये पूरा जो आकाशगंगा है इसमें ऊर्जा विद्यमान रहती है, प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है हमारे आकाशगंगा को। ठीक है, तो जो नाभिकीय संलयन घटना है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके एक हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं, और साथ ही साथ काफी मात्रा में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं और हीलियम का नाभिक बनाते हैं, और साथ साथ ये हमें ऊर्जा देते हैं।
सवाल ये आया कि जो सूर्य हैं तो सभी सूर्यों में जितने भी सूर्य अर्थात जितने भी तारे हैं उन तारों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा सूर्य है इसमें सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन, लगभग 71%। जितना पृथ्वी पर पानी है उतना ही सूर्य पर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हीलियम जो है वो 26.5% है। कितना है? 26.5%। और अन्य चीजें, अदर चीजों की बात करें, अन्य गैसों की बात करें तो अन्य गैसों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे लिथियम, ऐसे कुछ हल्के जो पदार्थ हैं ये लगभग 2.5% के आसपास है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, आप बताएंगे 71%। हीलियम कितना होता है? 26.5% है। अन्य चीजें कितनी है? 2.5% है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है यही ईंधन का काम करता है, यही ईंधन के रूप में ये क्रिया करता रहता है, हीलियम बनाता रहता है और साथ में ऊर्जा बनती रहती है, जिस ऊर्जा से ये सभी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी तारे हैं जो प्रकाश या ऊष्मा देने का कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं, तो उनमें हाइड्रोजन और हीलियम का होना तय है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि जो सूर्य है, ये जो सूर्य हमें ऊर्जा तो देता है नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं सूर्य क्या है, तो आपको बता दूं मैं, सूर्य केवल गैस और धूल का एक गोला है और कुछ नहीं। क्या है ये समझ जाइए, सूर्य जो है वो गैस और धूल का गोला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि जो सूर्य में ऊष्मा है या ऊर्जा है वो हाइड्रोजन ईंधन की वजह से होती है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी हाइड्रोजन उस तारे की खर्च हो जाएगी। जब तारे की सारी हाइड्रोजन खर्च हो जाएगी तो वो तारा फिर किस अवस्था में पहुंच जाएगा? तो वो तारा हो जाएगा लाल तारा। कैसा तारा हो जाएगा? वो तारा हो जाएगा लाल रंग का। और लाल रंग का तारा हो गया है, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर अब बहुत कम हो गया है और इस क्रिया को हम बोलते हैं रेड जाइंट। मतलब अब वो उसका ताप काफी कम हो गया है, अब उसकी में ऊर्जा नहीं बची है या ऊर्जा नहीं बना पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बूढ़ा हो गया है। कैसा हो गया है? बूढ़ा हो गया है, मतलब वृद्ध तारा बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? वृद्ध तारा। ठीक है, या हम इसको रक्त दानव भी कहते हैं, रक्त दानव, या हम इसको लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि जब ये लाल रंग का हो गया है, मतलब कोई तारा बहुत ही लाल रंग का हो गया, इसका मतलब है अब उसमें ईंधन लगभग खर्च हो चुका है, अब वो ऊष्मा मतलब टेम्परेचर उसका कम हो गया। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि तारा लाल रंग का है तो ये क्या बताता है? ये उसके ताप के बारे में हमें जानकारी देता है कि ताप कम है कि ज्यादा। मतलब तारा कभी जब नया होता है तो उसमें ऊष्मा का अपरंपार भंडार होता है उसके अंदर, है ना, ईंधन का। तो फिर ये याद रखना उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर है किसी तारे का, तो समझ जाना उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और लाल रंग हो चुका है, इसका मतलब है उसमें टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करूं मैं लाल तारे की, तो लाल तारे में क्या है? अब ये जो लाल तारा है जो वृद्ध हो चुका है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। और जैसे ही इसमें विस्फोट होगा, उस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा विस्फोट। क्या नाम है? सुपरनोवा विस्फोट। इस सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है? ये जो बड़ा तारा है ये दो तारों में टूट जाता है। एक बड़ा भाग होता है तारे का और एक छोटा भाग, मतलब एक छोटा तारा और एक बड़ा तारा इस सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनता है। जो छोटा तारा होता है इसको हम लोग न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं, न्यूट्रॉन तारा, या हम इसको पल्सर तारा भी कहते हैं, अब एग्जाम में पूछा गया था कि पल्सर तारा क्या होता है। पल्सर तारा का मतलब होता है तेजी से घूमने वाला तारा, तेजी से घूमने वाला या चक्कर लगाने वाला। ठीक है, तेजी से घूमने वाला तारा जो है उसको हम कहते हैं पल्सर तारा। ठीक है, तेजी से घूमने या चक्कर काटने वाला जो तारा है वो पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा कहलाता है।
ठीक। अब यहाँ पर जो बड़ा तारा बना, इस बड़े तारे के मध्य में काफी ऐसा भाग होता है जो बिल्कुल ही ब्लैक होता है, जिसमें ना तो धूल गुजर सकती है, ना प्रकाश गुजर सकता है, ना कोई अन्य चीज गुजर सकती है। जब कुछ गुजर ही नहीं सकता तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है ब्लैक होल। क्या बोला जाता है? ब्लैक होल। और हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र। क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र। तो जो ब्लैक होल बन गया, तो ब्लैक होल समझ चुके हैं आप कि सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के कारण एक छोटा तारा बनेगा और एक बड़ा तारा बनेगा। छोटा जो तारा बना उसको हम न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा के नाम से जानते हैं, और ये तेजी से घूमने वाले तारे कहलाते हैं। वहीं पर बड़े तारे में एक काफी बड़ा हिस्सा है जहां से सूर्य का प्रकाश या अन्य चीज किसी प्रकार से नहीं निकल पा रही, तो ऐसे हिस्से को हम बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। क्या नाम था? एस चंद्रशेखर। तो इनके बारे में आपने सुना होगा। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल अर्थात कृष्ण छिद्र की थ्योरी को 1930 में इसकी खोज की थी, मतलब इसके बारे में जानकारी जुटाई थी। तो समझिए ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी एस चंद्रशेखर ने 1930 में दी, और संसार के सामने लंदन में एक मतलब प्रसारण किया लगभग 1935 में। 1935 में इस ब्लैक होल थ्योरी के बारे में प्रसारित किया, इसको सबके सामने मतलब समझाया कि क्या है थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और लगभग 1983 में इस ब्लैक होल की थ्योरी के वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। अब इसे याद कैसे रखोगे भाई? 1930 में आपको पता होगा एक घटना और हुई थी, सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी खोज करने के लिए? सॉरी, नोबेल पुरस्कार मिला था किनको? सीवी रमन को। किस चीज की खोज करी थी भाई उन्होंने जो खोज की थी वो रमन किरणों की खोज की थी। कब की थी? 1930, मतलब 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? रमन किरणों की खोज के लिए। खोज तो पहले कभी हो गई थी, मतलब रमन किरणों की खोज के लिए 1930 में सीवी रमन को पुरस्कृत किया गया था। उसी समय इन्होंने ब्लैक होल की जो थ्योरी है उसको मतलब डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था। और जब हमारा देश कपिल देव के समय में, कपिल देव की कप्तानी में हमारे देश ने वर्ल्ड कप जीता था, है ना, तो उस समय में इनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। तो इस तरह से आप लिंक कर लीजिए दोनों बातों को और लिंक करके पढ़िए, इससे क्या होगा? आपको डाटा एग्जैक्ट याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल के बारे में, है ना। तो ब्लैक होल के बारे में एस चंद्रशेखर ने बताया था 1930 में, और 1935 में इन्होंने प्रसारित किया। 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं हम इस बात को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो भी हमारा ब्रह्मांड है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा, ठीक है, सॉरी, इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। उन गैलेक्सियों में एक हमारी गैलेक्सी है जिसको आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, जिसकी आकृति स्पाइरल या आप समझ सकते हैं सर्पिलाकार होती है। और इसी में एक तारा है जिसको सूर्य के नाम से जानते हैं, और इसमें नाभिकीय संलयन की वजह से क्या होती है? इसमें ऊर्जा का स्रोत रहता है। इसमें क्या होता है? हल्के हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं और ऊर्जा देते हैं। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है, अन्य चीजें 2.5% होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया, जब ये वृद्ध हो जाएगा, जब ये ऊर्जा नहीं बना पाएगा, ईंधन इसके अंदर हाइड्रोजन का खत्म हो जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा लाल। और अगर रंग ब्लू है तो टेम्परेचर ज्यादा है, और लाल रंग हो चुका है तो टेम्परेचर कम हो गया है, और फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के तहत ये दो भागों में टूट जाएगा, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटा वाले भाग को छोटा तारा बोलेंगे, अर्थात न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। इसकी खासियत होती है कि ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, जबकि ब्लैक होल बनता है बड़े तारे में,
में, जिसको हम कृष्ण छिद्र कहते हैं, जिसके बारे में, जिसकी थ्योरी को एस चंद्रशेखर ने 1930 में खोजा, मतलब बतलाया था, 1935 में प्रसारित किया, 1983 में इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब सवाल ये आया कि जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा, ब्रह्मांड कैसे बना होगा, इसके बारे में यहाँ पर जॉर्ज लेमेंथियर, ब्रह्मांड का जो निर्माण है ये कैसे हुआ होगा, इसके बारे में जॉर्ज लेमेंथियर, याद रखना नाम इनका, जॉर्ज लेमेंथियर ने एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी बिग बैंग थ्योरी में। किसमें? इन्होंने एक थ्योरी लिखी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या है? बिग बैंग थ्योरी, इसको हम हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है, ठीक है, जिसके माध्यम से इन्होंने इस थ्योरी में ये समझाने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड एक्चुअली में बना कैसे होगा, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे होगा, इसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है, महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो आपसे बोला जाए ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में सिद्धांत किसने दिया है, किसने समझाया है, तो जॉर्ज लेमेंथियर ने, और यह समझाया था 1894 से 96 के बीच में। ठीक है, और फिर काफी समय बाद लगभग 1967 में 1967 में रॉबर्ट बैगनर, नाम याद रखेंगे इनका भी, रॉबर्ट बैगनर महोदय जी का। रॉबर्ट बैगनर ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, इस थ्योरी पर और भी विस्तार पूर्वक रूप से काम किया और अपनी सपोर्ट, मतलब पूरा इस थ्योरी को दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? जॉर्ज लेमेंथियर ने, रॉबर्ट बैगनर ने 1967 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया। और भी क्वेश्चन यूनिवर्स से आपसे पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है यूनिवर्स से, मैं यहां लिख देता हूं कि भाई जो आपने कभी कभी देखा होगा इस तरह से सप्तऋषि, ठीक है, तो पूछ लेते हैं सप्तऋषि तारा किसे कहते हैं? तो सप्तऋषि तारा क्या होता है? 7 तारों का समूह जो होता है उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, ये जो ध्रुव तारा है वो ध्रुव तारा किस ध्रुव पर उपस्थित है? तो याद रखना ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पर मौजूद है। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर। तो ध्रुव तारा कहां मौजूद है? उत्तरी ध्रुव पर। इतनी बात क्लियर। और बात बताऊं मैं आपको, यहां पर आपसे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि भाई जो तारा मंडल है, ठीक है, तो पृथ्वी में कितने तारामंडल उपस्थित है? सॉरी, हमारी आकाशगंगा में। तो याद रखना जो तारामंडल हैं वो उनकी संख्या लगभग 88, कुछ किताबों में 89 लिखी हुई है। तो ठीक है, तो तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 से 89 है, 88 से 89। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं किसके बारे में? सौरमंडल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।